नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश, लेकर एक और नई वीडियो। आप सब जानते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को ख़त्म किया था, जिसमें दो टाइप ख़त्म कर दिए थे। पहला था बेस्ड ऑन सोर्स और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि आपने पॉलीमर को बनाया किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पॉलीमराइजेशन इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये प्रोसेस को नीचे दिया गया है। देखिए, अब ढेर सारे मोनोमर लेते हैं, n नंबर, और उससे आप एक सिंपल यूनिट बना देते हैं। ओके, तो इतने सारे मोनोमर कंबाइन होके सिर्फ एक यूनिट बना रहे हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो आप सोचिए, इनका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा सब इसमें आ जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे इतने सारे थे और यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इतने सबका मिला के जो वेट था वो एक सिंगल का है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन में लो मॉलिक्यूलर मास मटेरियल एक हाई मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसे करते हैं हम एक कंडीशन पे, दैट इज हाई टेम्परेचर या फिर ज़्यादा प्रेशर यूज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम कैटालिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। There are three modes of polymerization according to the type of reaction taking place between monomer. अब मोनोमर के बीच में कौन से रिएक्शन हो रहे हैं उसके बेसिस पे हमने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन सिंपल, इसमें एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला मोनोमर होगा जिसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जनरली आपको डबल बॉन्ड मिलेगा जहां तक स्टेट बोर्ड है, ठीक है। दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें होता क्या है, दो मोनोमर ए और बी, जनरली दोनों मोनोमर अलग होते हैं। बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे जिसमें दोनों मोनोमर सेम होंगे, और इसमें से आप सिंपल मॉलिक्यूल निकालेंगे और आप अपना पॉलीमर बना देंगे। सर सिंपल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे H2O निकल जाएगा, जैसे मीथेन निकल जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जैसे ओजोन निकलेगा। ओके, ऐसे मतलब एक बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट एक स्टेप होता है उसमें। इसीलिए हम इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब तीसरा जो आता है वो है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्या? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ये एक स्पेशल टाइप का है। इसमें जो रिंग है वो ओपन हो जाती है मेरे पास। क्या हो जाती है? रिंग ओपन हो जाती है। सर कैसे होती है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान से सुनिए। ओके, तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन। Addition polymerization is a process of formation of polymer by addition of monomer without loss of any simple molecule or small molecule. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसा loss of molecule condensation polymerization में होता है। The repeating unit of an addition polymer has the same elemental composition as that of original monomer। मतलब यहाँ पे दो कार्बन थे तो यहाँ पे भी आ गए। सिंपल, यहाँ पे कार्बन तो यहाँ पे भी कार्बन, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे। कुछ अलग नहीं आएगा, लेकिन अलग किस में आता है? कंडेंसेशन में, वो हम आगे देखेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये हमने देखा है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसे विनाइल पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? विनाइल ग्रुप। और इसे और डिटेल में बताऊं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे। तो ये पूरा जो ग्रुप है इसे आप विनाइल कह सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में विनाइल का मोनोमर यूज हुआ है तो आप पूरे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? विनाइल पॉलीमराइजेशन। ओके, आप जब भी साइंस पढ़ते हैं आपको
कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ये सब कैसे हो रहा है, और दूसरा क्यों हो रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउ एंड व्हाई है। ठीक है, और अगर इनका आंसर आपको मिल जाता है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड डिटेल में कुछ जानने की जरूरत है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है JEE और नीट की। ओके, उसमें चीजों को काफी इन डेप्थ में सिखाया गया है, तो आप वहां पे भी जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ मोनोमर आर फ्रॉम फिनाइल कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल विनाइल क्लोराइड, देखिए ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, विनाइल क्लोराइड, और इसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं, ये एक्रिलनाइट्राइल ग्रुप है। ओके, आ रहा है समझ में? ये जो सिस्टम है इसको एक्रिल सिस्टम बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे यहाँ पे कार्बन आया तो ये पर्टिकुलर सिस्टम को, आप कार्बन को भी ले सकते हो, ये पूरे को क्या बोलते हैं, एक्रिल ग्रुप। मतलब ये कार्बन sp2 कार्बन से अटैच होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथिलीन फ्रॉम इथिलीन इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना दिया था। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस हाई मॉलिक्यूलर मास polymeric material without formation of any intermediate low molecular mass polymeric material, मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास बनता है और इसमें किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहो कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाए, आपको अगर कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, ओके, तो ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। जी हाँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे n क्या है, n एक सिंपल इंटीजर है, n क्या है, एक इंटीजर। आया समझ में? ऐसे। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। उसमें मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम आता है इंटीग्रल मल्टीपल से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमन इन एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन आपने देखा, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज होता है। फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल मतलब एक ऐसा स्पीशीज जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या फिर वो स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ऑक्टेट कंप्लीट होने से, तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रिएक्शन, ये चेन में होता है, कंटिन्यूअस होते रहता है, विच इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। मतलब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये 3 स्टेप में होता है। मैं जो लोग भूल चुके हैं उन्हें एक बार वापस बता देना चाहता हूँ। हम पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अब सबसे पहला जो आता है वो है चेन इनिशिएशन, मतलब ये चेन बनने का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चेन इनिशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। क्या है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। नो, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल? जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ये देखिए 6। और यहां पे अगर एक कोई ऐसा आ गया, ओके, तो ये देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है। ओके, अगर ये बॉन्ड को आप तोड़ दो, अगर ये बॉन्ड को आप तोड़ दो, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी फिर। एक यहाँ पे भी आ गया ऐसा। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 यहाँ पे दिखाया मैंने, ये देखिए, राइट। और अगर ये वाला केस आप देखें तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट गया जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, और जैसे ये बॉन्ड टूटता है ये सारा कुछ गायब हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और इसे ही हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये फ्री रेडिकल को जनरेट करना। तो फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए हम कुछ केमिकल स्पीशीज लेते हैं और जिसे हम हीट करते हैं सनलाइट में या फिर हाई टेम्परेचर। ओके, डिफ्यूज सनलाइट देते हैं। सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं, क्योंकि रिएक्शन विग्रस हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो फिर ये इनिशिएशन हो जाता है। चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ फ्री रेडिकल एंड इनिशिएटर, ये देखिए कैटालिस्ट सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड एसेट्रा कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। इन्हें यूज करके आप फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एसिटाइल पेरोक्साइड का आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे होगा, ऐसे होगा, एक बेंजील रिंग हो गई, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग, ऐसे। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। आया समझ में, ये कार्बन होगा। और फिर ऐसे ही आप टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड कैसे बनाओगे, देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4। टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है, तो सिंपली इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो गया। ओके, अब जो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको डिफ्यूज सनलाइट या थोड़ा हाई टेम्परेचर लेना होगा, और ये बॉन्ड यहाँ से सेंटर से टूट जाएगा, और ये देखिए फ्री रेडिकल बन गया। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके CO2 बना देंगे, ये देखिए, और ये फिर यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। द फ्री रेडिकल शेज अल्काइल free radical so formed attaches itself to the olefin vinyl polymer, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको अब ये अटैच होगा, and produces new radical made up of 2 parts namely attached radical and the monomer unit। अब जब ये आके अटैच करेगा R free radical, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फाइनली ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे R आ जाएगा। ओके, ये, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन से ये ज्वाइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे स्टेप की तरफ। देखिए जो मैंने स्टेप आपको दिखाया था वो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए R अटैच हो गया और ये एक फ्री रेडिकल फिर जमा हो गया। अब यहाँ पे Y क्या है, Y कोई और एक ग्रुप हो सकता है, मतलब कार्बन की चेन लेंथ हो सकती है। अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, चेन प्रोपगेशन, मतलब अब ये चेन बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जाके एक और मोनोमर यूनिट से कंबाइन हो जाएगा। ओके, और फिर चेन लेंथ बढ़ जाएगी। तो बेसिकली चेन लेंथ में क्या होता है, चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, चेन प्रोपगेट होती है, मतलब चेन की लेंथ बढ़ती है, और नो डाउट इसमें भी फ्री रेडिकल होता ही है। The new radical formed in the initiation step reacts with another molecule of vinyl monomer, forming another still bigger size radical, which in turn reacts with another monomer molecule. The repetition of this sequence takes place very rapidly, is called as chain propagation। मतलब ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होते रहता है, इसीलिए हम इसे चेन प्रोसेस कहते हैं। मतलब कंटिन्यूस होते रहे और बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल काफी रिएक्टिव होते हैं। ओके, और हर एक एडिशन के बाद मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लीड्स टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्यों, क्योंकि और मॉलिक्यूल ऐड होते जाते हैं। पहले देखिए इतना ही था, फिर ये भी जुड़ गया तो और ये आ गया, फिर आगे जाके ये किसी और से जुड़ जाएगा, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ जाएगा। अब आ जाता है सबसे लास्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। मतलब ये जो चेन ग्रोथ हो रही थी अब ये रुक जाएगी। जनरली ये अलग अलग तरीके से होती है। इसमें पहले तो ऐसे होता है कि 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए और फिर ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाए, या फिर एक फ्री रेडिकल एक किसी ऐसे स्पीशीज से रिएक्ट कर दे जो खुद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है, तो भी ये रुक सकता है, ऐसा भी है। तो अलग अलग इसकी पॉसिबिलिटी है जनरली, बट हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है वो पहला वाला केस मिलता है कि 2 फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं।
Ultimately, at some stage, termination of the growing chain takes place. It may occur by several processes. One mode of termination is by combination of two growing chain radicals. तो ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 चेन मिल गई। और ये देखिए n+1 n+1, ये आया समझ में, दोनों मिल गई। ठीक है, तो ये था हमारा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन का स्टेप, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब दूसरा आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें तो नाम ही बता रहा है कि कंडेंसेशन मतलब जनरली हमारे दिमाग में आता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बट मैं आपको बता चुका हूँ छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ टेरलिन। टेरलिन कैसे बनता है वो दिखाया गया है। तो टेरलिन का एक दूसरा नाम भी है डेक्रोन, जो किससे बनता है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड से। ओके, टेरिथैलिक एसिड, जिसे मेरे ख्याल से नाइलॉन 6 भी कहते हैं, आप कंफर्म कर लेना। ओके, और अगर वही इथिलीन ग्लाइकॉल और एडीपी एसिड हो जाए तब उसे हम नाइलॉन 6 भी कहते हैं। आया समझ में? तो ये देखिए, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल और ये हो गया टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्योंकि ये 2 COH ग्रुप है और ऑपोजिट पोजीशन पे, और इसमें 2 OH है, इसीलिए इसके नाम में आया ग्लाइकॉल। और यहाँ से क्या किया हमने, ग्लाइकॉल से OH लिया और ग्लाइकॉल से H लिया। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, ग्लाइकॉल से मैंने क्या लिया, मैंने ग्लाइकॉल से H लिया, यहाँ से H लिया और यहाँ से OH लिया, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर दिया। हाँ समझ में जी। और फिर ये जोड़ के ये बना दिया पूरा। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर लिंकेज। जी हाँ, इस ग्रुप को एस्टर कहते हैं। हाँ समझ में, ऐसा। तो ये था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन एन अल्कोहलिक OH ग्रुप in ethylene glycol condensate with carboxyl group of terephthalic acid by eliminating a water molecule to form ester linkage। ये हम सब जानते हैं। The process of formation of polymer from polyfunctional monomer with the elimination of some small molecules such as water, hydrochloric acid, methanol, ammonia is called as condensation polymerization। मैं एक और डाल देता हूँ ओजोन, वो भी पॉसिबल हो सकता है। In such type of polymerization, the chain growth occur by a series of condensation step। मतलब ये बार बार होते रहेगा, बार बार होते रहेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, एक साइड का OH गया लेकिन अभी दूसरे साइड का OH बचा हुआ है, तो ये वापस कंटिन्यू करेगा रिएक्शन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द चेन ग्रोथ अकर बाय सीरीज ऑफ कंडेंसेशन, देयरफॉर इट इज रिफर्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मतलब वो जो एलिमिनेशन हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल का या फिर बाय प्रोडक्ट का, उसे हम एक स्टेप मानते हैं, और इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, कि हर एक स्टेप के बाद जो चेन है उसका ग्रोथ हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल अ हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर इज ऑब्टेन। ये तब तक होते रहता है जब तक कि हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर नहीं मिल जाता। ओके, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर डू नॉट हैव द सेम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ मोनोमर। जी हाँ, ये तो हम जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे CH2 था, ये CH, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी OH, CH2 और यहाँ पे क्या था, टेरिथैलिक एसिड। आपने देखा तो इसमें तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन थे, और इसमें क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन, राइट। लेकिन जो आप पॉलीमर बनाएंगे उसमें तो सब कुछ होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और दूसरे भी एलिमेंट होंगे, मतलब मोनोमर से अलग होंगे। अगर दोनों मोनोमर लो तब उससे रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, बट ऐसा देखा गया है रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट का एलिमेंटल एनालिसिस करने पे डिफरेंट मिलता है। मतलब प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो अलग होते हैं मोनोमर के कंपेयर में, क्योंकि मोनोमर तो एक सिंगल है नहीं, वो तो एक से ज्यादा मोनोमर से बना हुआ है, इसीलिए उसमें मिक्सचर मिलता है। आया समझ में, ऐसा। चलिए अब आगे देखते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें सिंपली क्या होता है, एक रिंग रहती है और वो ओपन हो जाती है, और इसका जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट दोनों जैसा है, दैट इज एडिशन जैसा भी होता है और कंडेंसेशन भी जैसा भी होता है। काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है,
दोनों मैकेनिज्म चलता है, बट आपको सिंपल याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि एक रिंग होती है जो ओपन हो जाती है। द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक लैक्टम, cyclic ethers, lactones polymerize by ring opening cyclization. Okay, साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन और ऐसे बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है उनके। स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस कैटेलाइज इन दिस रिएक्शन। एसिड या फिर बेस जो होते हैं वो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन ऑफ ई कैप्रोलैक्टम। आ रहा है समझ में? ऊपर शायद से मैंने ये डेक्रॉन को नाइलॉन 6 बोला था, वो मेरी मिस्टेक है, सॉरी, माफी चाहूंगा। एक्चुअली ये नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर है। ओके, नाइलॉन 6 का ये स्ट्रक्चर है, और ये 6 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है। ओके, 6। और नाइलॉन क्यों? क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया था साइंटिस्ट ने विच बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट सिटीज। एक तो न्यूयॉर्क के थे और दूसरे लंदन के थे। तो न्यूयॉर्क से आया NY और लंदन से आया LON, इसीलिए इसका नाम है नाइलॉन। और 6 क्यों? क्योंकि 6 कार्बन यूनिट है। ये देखिए, इसे हम एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम कहेंगे, ई कैप्रोलैक्टम नहीं, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ये कार्बन से अटैच जो पहला कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा और पांचवे को एप्सिलॉन कहते हैं। आया समझ में? और एप्सिलॉन कार्बन से NH जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे आगे देखिए। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन इज सेम एज दैट ऑफ मोनोमर। तो देखिए, इसमें जो एलिमेंट थे वो इसमें जैसे इसमें भी है, मतलब ये किसके जैसा हो गया, एडिशन जैसा। अब आगे देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन आर ऑफन वेरी रैपिड। एडिशन पॉलीमराइजेशन बहुत रैपिड होता है क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल होता है, बट रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसीड बाय एडिशन ऑफ अ सिंगल मोनोमर यूनिट। ओके, मतलब यही जो मोनोमर है ये बार बार आपस में रिंग ओपन करके ऐड होती जाएगी। ओके, टू द ग्रोइंग चेन मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे एक रिंग होगी, वो खुलेगी। ओके, फिर वो जाके दूसरे रिंग को अटैच होगी, लेकिन वो जो रिंग से अटैच हो रही है वो भी खुल जानी चाहिए। तो ये प्रोसेस कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है, किसके कंपेयर में, एडिशन पॉलीमराइजेशन के कंपेयर में। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग करके बताता हूँ। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, 6 to 7 मेंबर्ड रिंग। और ये ऑलमोस्ट काफ़ी स्टेबल होती है, और स्टेबल होने की वजह से ये जल्दी ओपन नहीं होती। आ समझ में? इन दिस सेंस रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन is a single step polymerization to condensation polymerization. Step growth polymerization. ओके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जो हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन था उसमें क्या था, एक मोनोमेरिक यूनिट था जो दूसरे मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन होता था, और उसमें एक स्टेप होता था रिलीज ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टेप है वो रिंग ओपनिंग वाला स्टेप है, क्योंकि रिंग वाला एक मोनोमर है, फिर आगे चल के वो क्या कर रहा है, एक दूसरे मोनोमर से अटैच हो रहा है, और उसका भी रिंग क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। आया समझ में? ऐसा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसके हमको आंसर देने हैं। ओके, तो उसके हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिस्टम में थोड़ी खराबी है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम अभी इसे ठीक कर देते हैं। तब तक हम अपने क्वेश्चन को देखते रहते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ गया, देखिए सही हो गया। थोड़ा सा क्या मशीन है ना, तो कभी कभी इसमें गड़बड़ी होती ही रहती है। ओके, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए।
तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, ओके, वो आके सिंपली इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन हो गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा देखिए, ये OH और यहाँ पे भी OH और यहाँ से OH निकलेगा, ओके, मतलब सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो ये कंडेंसेशन हो गया। देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया तो ये OH देगा, और ये कौन सा ग्रुप देगा, एसिडिक। मैं थोड़ा सा कलर का सहारा लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से H निकलेगा, और ये क्या हुआ, कलर आए, तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ऐसे, ओके। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होता है। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, तो ये फटाफट इसे इरेज कर देता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे कि डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, ये सारे आपने अपने लोअर क्लासेस दैट इज 11th में सुना होगा। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमने वहाँ पे भी स्टेट्स ऑफ मैटर को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखिए आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ समझने की जरूरत है, क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए मैंने ये दीवार पे कोई एक पॉलीमर को ऐसे अटैच कर दिया और उसको ऐसे वेट लगा दिया, यहाँ पे वेट लगा दिया, ठीक है, ये वेट, और ये पॉलीमर इस वेट को इजीली विथस्टैंड कर जाता है, इजीली विथस्टैंड कर जाता है। सर विथस्टैंड मतलब इजीली झेल जाता है और टूटता नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये पॉलीमर की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। आप दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि वेट लगा के हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, स्ट्रेन, और ये जो पॉलीमर है हमारा, ये पॉलीमर है, ये स्ट्रेन को झेल गया, क्या कर लिया, झेल गया। शायद हिंदी गलत हो सकती है बट आप समझ लीजिएगा। तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक या फिर जो पॉलीमर है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है। आगे देखिए, टफनेस मतलब वो कितना हार्ड है। इलास्टिसिटी आपको पता ही है कि अगर स्ट्रेन अप्लाई किया जाएगा और मतलब जैसे उसे खींचा जाएगा और फिर छोड़ देंगे तो वो अपना जो शेप होता है वो रिगेन कर जाता है, ओके। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, कि जो भी पॉलीमर है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है। पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इलास्टोमर। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि इसके अंदर तो इलास्टिसिटी होगी, मतलब सिंपल सा एग्जांपल है इसका, रबर। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच a substance gets stretched by external force and restore its original shape on release of that force. Elastomer, the elastic polymer have weak van der Waals force। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फोर्स, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना इसके ऊपर वीक van der Waals फोर्स आएगा। van der Waals साइंटिस्ट का नाम है, ओके। which permits the polymer to be stretched. A few crosslinks between the chain helps the stretched polymer to retract to its original position on removal of applied force, जिसे हम strain कहते हैं। For example, vulcanized rubber, Buna S, Buna N and neoprene। Buna S का मतलब है यहाँ पे सल्फर, N का मतलब है सोडियम, ये सबका मीनिंग होता है। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। मान लीजिए ये आपका पॉलीमर है कुछ ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे स्ट्रेट ही ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ऐसे पॉलीमर है, रबर जैसा मान लीजिए, ठीक है, आपने इसको खींच दिया। ये मैं अंदर वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे, और इसमें बीच बीच में आप देखेंगे तो एक एक जगह पे ऐसे ऐसे भी होता है। आप इसे खींचेंगे ना तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और जो खींचने वाला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ऐसे और बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर और ले लेता हूँ, तो ऐसे और बढ़ जाएगा, ये बढ़ा हुआ एडिशनल दिखा रहा है, तो ये भी स्ट्रेच हो जाएगा,
ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। बट जैसे ही आप स्ट्रेन को हटाओगे, मतलब जो फोर्स आपने अप्लाई किया था वो हटाओगे, ये आप वापस ऐसे खींच जाएगा, वापस एक दूसरे की तरफ खींचेगा और ऐसे आने की कोशिश करेगा। इसी के वजह से जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ओके, वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, रबर नीचे दिया गया है, आपने अपनी डे टू लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। अब देखिए फाइबर, फाइबर क्या होता है? जैसे ही फाइबर का नाम लिया जाता है हमारे दिमाग में थ्रेड आ जाता है। नो डाउट थ्रेड्स वही होते हैं। तो फाइबर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसके कंपेयर में? इलास्टोमर में। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म thread are called as fibers. The fibers possess high tensile strength. वही टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था अभी, which is a property to have resistance to breaking under tension. आपने जो वेट लगाया था ना ये पॉलीमर के ऊपर, तो ये वेट क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो वो टेंशन को झेल सके तो हम कहते हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा हो सकता है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन ना पता हो, तो अब भी जाके आप सिंपली कर क्या सकते हैं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर की, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, और काफ़ी डिटेल में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरैक्शन को पढ़ाया है। ओके, तो देखिए आगे, ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द फाइबर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन मतलब उनका एक परफेक्ट लैटिस स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है नेचर में। ओके, इसके एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड, नाइलॉन 66 जिसे हम कहते हैं, पॉलीएस्टर, टेरिलिन। अब नाइलॉन 66 क्यों? क्योंकि इसमें दोनों यूनिट यूज होती है। ये आगे चल के मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि दो मोनोमर जो यूज होते हैं, उन दोनों मोनोमर को मिलाने के बाद जो नाइलॉन बनता है उसमें 6 कार्बन की यूनिट होती है, और NY न्यूयॉर्क से है और LON लंदन से है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो नाम से ही पता चल रहा है थर्मोप्लास्टिक मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इन्हें आप हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद आप इसे रीमोल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीमोल्ड, मतलब अलग अलग शेप दे सकते हो। आया समझ में? और अलग अलग शेप देख के आप मतलब इसको रीयूज कर सकते हो बार बार। मतलब कंपैरेटिवली ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मतलब इसके शेप को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। मतलब आप गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और आप डिजायर्ड शेप दे सकते हो, और फिर उसके बाद जैसे ही ठंडा होगा वो शेप को ले लेगा। दीज पॉलीमर्स possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomer and fiber। देखिए इलास्टोमर में क्या थे? वीक फोर्सेस, लंदन फोर्स, ओके, और जो फाइबर है उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग था और डाइपोल था। लेकिन इसमें जो फोर्स होता है ये उनके बीच के होते हैं, ना तो ज़्यादा स्ट्रांग ना तो ज़्यादा वीक। मतलब कहने का मतलब जो फोर्स होता है इलास्टोमर के कंपेयर में, जैसे ये इलास्टोमर है, इसमें जो फोर्स होगा उससे स्ट्रांग बट वीक, किससे? फाइबर से। और ये किसमें होगा? थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। ओके, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में। अब नेक्स्ट देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, पॉलीविनाइल्स है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सब कुछ, इसके स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आ जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। मतलब ये जो होता है ना, ये हार्ड होता है, इसे आप बार बार रीमोल्ड नहीं कर सकते, एक बार जो शेप दे दिए वो दे दिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, इसके बीच में क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है? क्रॉस लिंकिंग, और जो इसको वापस रीमोल्ड ना होने पे मजबूर करती है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग को फिर आप हटा नहीं सकते। आया समझ में? देखिए यहाँ पे
thermosetting polymers are rigid polymer. During their formation they have property of being shaped on heating but they gets hardened while hot. मतलब जब ये गर्म रहते हैं तभी हार्ड हो जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं. वंस हार्डेंड दीज बिकम्स इनफ्यूजिबल. इनफ्यूजिबल मतलब आप फिर उसको अलग शेप नहीं दे सकते. देखो फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट करना. ओके मेल्ट तो होंगे बट आप बोलते हैं ना इसका शेप नहीं चेंज कर पाओगे. कैनॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग एंड देयरफॉर कैनॉट बी रीमोल्डेड. आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ही ठंडे हो जाएंगे फिर उसे वापस मेल्ट करके सॉफ्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा. मेल्ट करना तो थोड़ा गलत हो सकता है, उसे वापस सॉफ्ट फॉर्म में लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. दिस कैरेक्टरिस्टिक इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग. मैंने बताया अभी आपको, बाय कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन द मोल्ड ड्यूरिंग हार्डनिंग और सेटिंग. जब पॉलीमर को एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है तो उसे हार्डनिंग या फिर सेटिंग भी कहते हैं. ठीक है, और वो कब किया जाता है, जब वो गर्म होता है. इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड. बेकेलाइट आपको पता है स्विचेस बनते हैं, स्विचेस अब बटन दबाते हो ऑन ऑफ का, उसका ये बनता है बेकेलाइट से, वो ये बनता है. शूज़ के जो सोल होते हैं वो भी बेकेलाइट से बनते हैं. तो एक बार आप उनको शेप दे दिए तो दे दिए, फिर अगर उसके बाद आप बहुत हाई टेम्परेचर लाके मेल्ट करोगे तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, मतलब फिर वो यूज़ करने जैसा नहीं रह जाएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ये हो गए 4 टाइप के. ओके, अब इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स. तो हमने आज के अपने इस एपिसोड में पढ़ा एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा एडिशन, कंडेंसेशन और फिर रिंग ओपनिंग. और फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे पहले था इलास्टोमर, दूसरा था फाइबर, तीसरा था थर्मोप्लास्टिक और चौथा था थर्मोसेटिंग. आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. तो इसी तरह से सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता साथ ही साथ गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए. हम फिर मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.